तो हमने लास्ट 10 लेक्चर्स तो नहीं कहेंगे, एक साथ साथ में बैठ के मिलके कुछ सोचने समझने का प्रयत्न करते हैं। तो वो हमने देखा कि ऑन अवेकनिंग के ऊपर, जागृति के ऊपर श्री तावरिया साहब के जो चैप्टर था वो हमने पढ़ा और उसमें कई सारी चीजें हमें क्लियर हुई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें जो अगर समझ में आई हो तो ये है कि चाहे अवेयरनेस का कितना भी कुछ समझ ले, कुछ भी कर ले, पर अगर 3SRB का बेस नहीं है तो अवेयरनेस आने वाली नहीं है। तो अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस तो हमने समझ लिया कि भाई अवेयरनेस के बिना तो इमोर्टैलिटी ही नहीं आएगी। अवेयरनेस तो इस लाइफ में भी जरूरी है, मृत्यु के समय भी जरूरी है, हर समय अवेयरनेस तो जरूरी है और अच्छी तरह जीने के लिए भी अवेयरनेस जरूरी है। पर सवाल यही पैदा होता कि अवेयरनेस लाए कैसे, क्या किया जाए ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस कंटिन्यू बनी रही, एक सपोर्ट चाहिए। तो देखो, अवेयरनेस जो है एक सूक्ष्म विषय है। आपको कोई बोले कि भाई अवेयर हो जाए तो अवेयर नहीं हो सकते, पर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ऐसी चीज है तो इसके प्रमाण में थोड़ी स्थूल है। आपको कोई बोले कि भाई 3 स्टेप कर, तो आप श्वास लेना छोड़ना ये कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के कंपैरिजन में 3 स्टेप जो है वो थोड़ा आसान है, हम कर सकते हैं। तो अभी जब डायरेक्ट अवेयरनेस हमारे लिए नहीं पॉसिबल है तो हमारे लिए एक ही रास्ता है और वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। क्योंकि उस पेपर में भी तावरिया जी ने क्लियरली बताया था कि अवेयरनेस एंड 3SRB आर सिनोनिमस। तो दोनों एक ही है या एक ही सिक्के के दो पहलू है, इस तरह है। तो आज हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की बात करेंगे, क्योंकि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के द्वारा हम धीरे धीरे करके आगे अवेयरनेस की ओर जा सकते हैं। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग श्री तावरिया जी ने जो बम्बई में जो लेक्चर्स देते थे और उसकी वो नोट बनाते थे, उसके ऊपर से हमने जो डिस्कोर्सेस तैयार किए हैं, अब तक के 7 डिस्कोर्सेस है हमारे पास, और उसमें 1981 से लेके 94 अप्रैल तक के सब उनके लेक्चर्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो इसमें एक 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का पेपर है, वो बहुत एक फंडामेंटल है, क्योंकि उसमें वो 3 स्टेप का सीक्रेट बताते हैं। वो बोलते हैं कि मैं 3 स्टेप का सीक्रेट आज बता रहा हूँ करके। तो 3 स्टेप को समझने से पहले एक बात तो ये है कि 3 स्टेप जो है वो नेचुरल है, और जो नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या आएगा वो तो हमें पता है। अगर नेचुरल चीज को, हम नेचर को फॉलो नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा या केओस आ जाएगा। तो जब आप लॉ पढ़ने जाते हो तो एक पहले फंडामेंटल एक नियम आपको पहले ही दिन बता देते हैं कि एवरीबडी इज बाउंड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब कि जो कोई, जो देशवासी है वो हर एक को देश के कानून को जानना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मुझे मैं ये जानता नहीं हूँ इसलिए ये कानून मुझे पता नहीं था। तो इग्नोरेंस जो है वो एक्सक्यूज नहीं बन सकता। कोई आदमी कोई गलत काम करता है और फिर बोलेगा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना है, ये तो गुनाह है, तो वो कानून वो मान्य नहीं करेगा। तो यही चीज हमारे अंदर है कि भाई प्रकृति जो है, प्रकृति के अंदर रिदम पड़ी है और उस रिदम को हमें श्वास के अंदर लाना है। अगर वो नहीं करते हैं तो प्रकृति का नियम भंग होता है, और इसके परिणाम में हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन की स्थिति, मन की स्थिति क्या होती है, अंदर एक केओस, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बना रहता है। तो प्रकृति को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये चीज आई कहाँ से? तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने देखा कि भाई आदमी का श्वास और आदमी का जो दिमाग है, जिसको हम मन बोलते हैं, वास्तव में वो दिमाग काम कर रहा है।
तो जो आदमी का दिमाग है उसको बहुत गहरा संबंध है। तो अगर आपके दिमाग को शांत करना है, आपके दिमाग में जो टर्मोइल या जो अशांति चल रही है उसको शांत करना है, तो एक ही रास्ता है श्वास का। अगर आप श्वास को शांत करोगे तो दिमाग माइंड माइंड जो को वो अपने आप में शांत होता जाएगा। तो इसके ऊपर से प्राणायाम वगैरह अलग अलग प्राण की टेक्निक ढूंढी गई, पर उसमें भी उन लोगों ने देखा कि नहीं भाई, ये सब तो ठीक है, वो तो हम आधा घंटा 1 घंटा कर लेते हैं, उससे तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि 24 घंटों चलनी चाहिए। तो कभी श्वास को जो है वो श्वास तो 24 घंटे तो चल ही रहा है, तो इसके अंदर नेचर की रिदम है, उसको डाल दो, तो श्वास भी 24 घंटे चलेगा और जो हमारा मन है वो भी हमेशा के लिए शांत रहेगा, और हमारी आध्यात्मिक फिर आध्यात्म में हम आगे जा सकेंगे। तो वो हिसाब से ये धीरे धीरे करके ये रिदमिक ब्रीदिंग का साइंस बाहर आया। फिर उन लोगों ने देखा कि जो बच्चा जन्म लेता है तो वो भी एक रिदम से ही जन्म लेता है, उसकी गति ज्यादा होती है पर वो रिदम में ही श्वास लेता है, तो हर चीज रिदम में चल रही है। उन लोगों ने देखा कि भाई सब कोई जो है ये ब्रह्मांड के अंदर हर जगह रिदम तो फैली हुई है। चांद चांद को तो छोड़ दो, पर जो गैलेक्सीज है, सितारे हैं, ग्रह है, कुछ कुछ ग्रह है जो बहुत लाइव है। तो ऐसे जो ग्रह है, गुरु का ग्रह है, शुक्र का ग्रह है, ऐसे कुछ ग्रह है कि जिसके अंदर अपना एक खुद का जीवन है। मनुष्य जीवन नहीं, पर एक खुद का जीवन उसके अंदर चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह है, और वो भी रिदम के अंदर श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो रिदम हर जगह है। अब सूर्य ले लीजिए, सूर्य तो हमारा जो जो हमारे सबके ग्रह है उसका वो तो पिता है, मतलब सूर्य से ही सब 9 ग्रह अलग हुए हैं। तो सूर्य जो है वो भी श्वसन करता है। तो कहते हैं कि सूर्य जो है उसको 6 महीना श्वास लेने में लगता है और 6 महीना श्वास छोड़ने में लगता है। तो जब हमारे यहाँ उत्तरायण आती है तो उत्तरायण के समय वो प्राण को लेता है, श्वास नहीं लेता है, श्वास तो हवा से लेता है। वहां तो ये पृथ्वी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है जिसमें हवा है, तो हम लोग हवा ले सकते हैं, पर जो और जगह पर हवा नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सूर्य भी ब्रीदिंग तो करता है, तो ब्रीदिंग में वो क्या लेता होगा, तो वो प्राण खींचता है। तो जब वो प्राण को अंदर लेता है उत्तरायण के समय में, तो वो प्राण को धीरे 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 अंदर खींचता है 6 महीने तक। और जब दक्षिणायन शुरू होता है, मतलब जून महीना चालू होता है, उस दौरान वो धीरे 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 करके प्राण को बाहर फेंकता है। तो प्राण दक्षिणायन में ज्यादा अवेलेबल इस पृथ्वी के ऊपर रहता है, तो हम उसका ज्यादा उस समय में अभ्यास भी कर सकते हैं। अब शायद आपको एक प्रश्न हो सकता है कि भाई रिदमिक ब्रीदिंग में तो हमें सिखाया गया है कि श्वास लेना लंबा है और छोड़ना कम है, तो ये सूर्य क्यों, वो सूर्य का तो 6 6 महीना का अगर श्वास है तो वो तो इक्वल हो गया, तो उसमें रिदम कहाँ है, और उसमें ये श्वास लेना लंबा होना चाहिए और छोड़ना कम होना चाहिए, वो तो इसमें दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारी जो रिदम है ये पृथ्वी की रिदम है, और वो हमें फिजिकल एस्ट्रल के लिए ये रिदम जरूरी है। जो मेंटल बॉडी जब डेवलप होता है तब उसकी अलग रिदम होती है। और जो सूर्य है वो तो एकदम एडवांस एंटिटी है, तो उसकी अपनी एक रिदम है क्योंकि उसकी मेंटल बॉडी की रिदम है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि श्वास ये 1 2 3 5 6 की तरह आता जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसका उसकी एक रिदम ही अलग है जो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि मेंटल बॉडी की क्या रिदम और मेंटल बॉडी का क्या प्राण का आना जाना है वो हमारी समझ में भी नहीं है, और वो कहीं बताया गया भी नहीं है। इसीलिए पर सूर्य जो है क्योंकि वो इतना एडवांस है, वो प्राण लेता है और छोड़ता है, और इसी तरह वो अपनी यात्रा करता रहता है, वो भी इवोल्यूशन में है, वो भी ये आध्यात्म की यात्रा के अंदर ही है। अब 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग क्या है, ये तो हम सब बेसिकली तो जानते हैं कि इसके अंदर 3 अंग है, टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम।
टेक्निक मतलब किस तरह श्वास लेना छोड़ना है, वॉल्यूम मतलब कितना श्वास लेना है छोड़ना है, और रिदम तो एक पर्टिकुलर जो प्रकृति की रिदम है उसके मुताबिक ही श्वास लेना और छोड़ना है। अब 3SRB का हेतु क्या है, क्यों 3SRB हमें करना चाहिए, तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो काफी चीजें हमारी समझ में आएगी। पर एक चीज जो कई पुराने लोगों को भी खबर नहीं है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम जो रिदम ले रहे हैं और कर रहे हैं वो एस्ट्रल बॉडी की रिदम है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो हम रिदम का अभ्यास कर रहे हैं वो एस्ट्रल बॉडी के रिदम का अभ्यास कर रहे हैं। हकीकत उल्टी है, हमारा एस्ट्रल बॉडी रिदम में है ही नहीं। हमारा एस्ट्रल बॉडी रिदम में है ही नहीं। अगर रिदम में होता तो कोई तकलीफ ही नहीं होती। एस्ट्रल बॉडी के अंदर सब केओस पड़ा है, एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही सब तकलीफ है। और इसीलिए एस्ट्रल बॉडी को हमें ठीक करना है। फिजिकल बॉडी को तो ठीक है, वो तो किसी तरह भी ठीक कर सकते हैं, पर एस्ट्रल बॉडी को किस तरह हम ठीक करेंगे। तो इसके लिए ये जो एस्ट्रल ये जो रिदम है, प्रकृति की जो रिदम है, वो फिजिकल बॉडी द्वारा हम एस्ट्रल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी के अंदर जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ ये रिदम आती है। रिदम के अंदर आप श्वास लेते हैं 1 2 3 5 6 के अंदर, तो वो एस्ट्रल के अंदर पहुंचती है और एस्ट्रल धीरे 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 रिदमिक होता जाता है। ये समझने की बात है, कई पुराने लोगों के अंदर भी ये समझ क्लियर नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि ये हम एस्ट्रल के अंदर एक जो प्राण लेने का जो टाइमिंग है वो फिक्स है। मतलब एस्ट्रल जो 1 मिनट में 12 बार ही श्वास लेता है, प्राण लेता है और छोड़ता है। एस्ट्रल हमेशा प्राण लेता है, फिजिकल बॉडी हमेशा श्वास लेता है, मतलब हवा लेता है। तो एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो प्राण आता जाता है उसका रेट फिक्स है, 1 मिनट में 12 बार, पर जरूरी नहीं है कि वो रिदम में ही है। तो वहां रिदम नहीं है, 12 बार का प्राण का इंटेक है। अभी वो इंटेक को हमें रिदम में लाना है। तो डायरेक्ट तो एस्ट्रल को हम अप्रोच कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे। तो तावरिया जी ने ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग दिया कि भाई रिदमिक ब्रीदिंग द्वारा हम ये रिदम को एस्ट्रल में धीरे धीरे करके ट्रांसफर करना है। और इसी को वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड एस्ट्रल कहते थे, या सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेथ एंड प्राण। तो ये चीज जो है वो इससे बनती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हमारे एस्ट्रल बॉडी को करेक्ट करना है। एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो गड़बड़ पड़ी है, जो हैबिट्स है, जो कुछ है हमारे अंदर, जो नेगेटिविटी पड़ी है, इमोशंस है, जो कचरा इकट्ठा किया हुआ है, इमोशनल डेब्रिस है, वो सबको साफ करने के लिए ये रिदम को एस्ट्रल तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए हमें 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और बाद में उसके साथ साथ में वो अवेयरनेस की बात तो आती ही है। अब जब हम कहते हैं कि भाई प्राण एस्ट्रल लेता है तो उसका मतलब क्या हुआ, प्राण क्या है, तो श्वास और प्राण में क्या तफावत है। तो मैंने पहले बताया कि ये जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, उसमें जो हवा है वो उसको वो हवा जो है वो श्वास है। मतलब कि हम जब श्वास फिजिकल बॉडी से जो श्वास लेते हैं तो हवा अंदर खींचते हैं, और हवा के जो घटक है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो जो घटक है जो हमारे फिजिकल बॉडी को जरूरी है, हमारे ब्लड को जरूरी है, इसीलिए हवा के अंदर ये घटक है। और ये घटक को हम हमारे अंदर लेते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा शरीर को जो तत्व चाहिए वो सब मिलता रहे। अब एस्ट्रल बॉडी को ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है। एस्ट्रल बॉडी की तो जरूरत ही कुछ और है, और उसकी जरूरत है प्राण। तो जो प्राण जो ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्राण है, तो हम श्वास के द्वारा प्राण को भी अंदर लेते हैं। श्वास को हवा भी लेते हैं और प्राण भी लेता है। हवा जो है वो फेफड़ों में जाती है, और जो प्राण है वो हमारा नीचे मूलाधार से हमारे एस्ट्रल के अंदर जाता है। तो ये एक पूरा साइंस है। और प्राण को तावरिया जी की कॉस्मिक ब्रेथ कहते थे, या उसको लाइफ फोर्स भी कहते हैं। तावरिया जी योग सूत्र के अंदर उसको लाइफ फोर्स भी कहते हैं कि भाई 3SRB योग सूत्र के अंदर कहाँ है, तो एक सूत्र है जिसके अंदर लाइफ फोर्स ऐसा बताया गया है। तो ये प्राण है। तो इतनी एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के ऊपर,
कि भाई ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका एक हेतु क्या है। उसके बाद ये समझने के बाद आप अगर इसको करेंगे तो आपको और फायदा होगा। अब आज का जो पेपर है वो हम पढ़ते हैं, डिस्कोर्सेस 5, उसका डेट है 29/9/1988। मतलब ये पेपर भी 90 सितंबर के अंदर ही रिलीज हुआ था। आज ये भी इस समय भी हम सितंबर महीना चल रहा है, आज 13 सितंबर है। ये 29 सितंबर 88 को, मतलब आज से 32 साल पहले ये पेपर तावरिया जी ने पब्लिश किया था। तो उसके अंदर उन्होंने थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की बहुत बेसिक बातें की है, वो सबको समझने चाहिए। जो लोग खास करके थ्री स्टेप जो गहराई से करना चाहते हैं, थ्री स्टेप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो सबको तो ये समझना चाहिए। तो उसमें तावरिया जी कहते हैं, आई हैव बीन आफ्टर यू फ्रेंड्स to consciously try and make every effort to come to 1 hour at a stretch of this breathing। ये पेज नंबर 54 के ऊपर है। तो वो क्या कहते हैं कि आई हैव बीन आफ्टर यू, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, और मैं ये प्रयत्न करता हूँ, कॉन्शियस मेरा ये प्रयत्न है कि तुम लोग ये रोजाना 1 घंटे तक रिदमिक ब्रीदिंग 3SRB अच्छी तरह कर सको। 1 घंटे के लिए पूरा एट द स्ट्रेच, मतलब 1 घंटा बैठकर एक ही समय करना है। वो मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी एक ऐसी ये है कि आप इस तरह करो, और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। I am sure by now most of you are able to do it। तो ये जो कहते हैं 88 में, और उन्होंने ये टीचिंग चालू किया था 81 में, तो 7-8 साल हो गए। जो उनके ग्रुप था उसको कहते हैं कि भाई अभी तो 7-8 साल हो गए हैं, तो तुम्हारे में से बहुत लोग ये 1 घंटा करने के काबिल हो गए होंगे, तो आप सब ये 1 घंटा बैठ के कर सकते हो, और करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। दिस इज वेरी एसेंशियल। ये खास भारपूर्वक कहते हैं कि दिस इज वेरी एसेंशियल। आपको ये खास करना चाहिए। क्या करना है कि थ्री स्टेप को रोज 1 घंटे तक एक ही समय बैठ के करना चाहिए। अभी यहाँ मैं जरा बता दूं कि जो नए लोग हैं उसको 1 घंटे तक एक साथ में करना नहीं है। जो नए लोग हैं वो धीरे 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 करके 1 घंटे तक पहुंचे। तो रोज मतलब हर हफ्ते 15 दिन में 5 मिनट 10 मिनट बढ़ाते जाए, और 3 से 6 महीने के अंदर 1 घंटे के ऊपर पहुंच जाए, तो वो उसके बाद जो आगे की वो जो बताना चाहते हैं उसके लिए ये प्री रिक्विजिट है कि आपको इतना तो करना पड़ेगा, 1 घंटा आपका एट द स्ट्रेच थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखा है कि पुराने लोग भी अभी कोई 1 घंटा बैठ के करते नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो सिंसियरली 1 घंटे का बैठकर थ्री स्टेप करते हैं। लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, दिन भर में थोड़ा 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 करते हैं, पर 1 घंटा करने का बहुत कम लोगों का अभ्यास है। कई लोग रिफाइनिंग करने के बाद 10-15 मिनट लेट के कर लेते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और थ्री स्टेप बंद हो जाता है, या फिर बीच में टुकड़े टुकड़े होता रहता है। पर ये यहाँ शर्त ये है कि आपको 1 घंटे तक बैठ के धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आगे कहते हैं, सम ऑफ यू मस्ट बी ट्राइंग टू गो बियॉन्ड दिस 1 hour। प्लीज डू नॉट ट्राई, for it is not possible to do it consciously, and if you force yourself you may damage your system, because any type of conscious breathing is not possible beyond 1 hour without being uncomfortable। तो एक यहाँ एक एक चेतावनी भी देते हैं कि भाई अगर आप में से कोई 1 घंटे से ज्यादा कर रहे हैं तो कृपया 1 घंटे से ज्यादा मत करिए, 1 घंटे के ऊपर ही टिके रहे। उसके बाद में दिन में और समय पर और कुछ कर सकते हैं, पर 1 घंटे से ज्यादा कॉन्शियसली नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करने का प्रयत्न करोगे तो आप आपकी सिस्टम को नुकसान कर सकते हो। क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा जो करना है वो अगर इतना ज्यादा करोगे तो आप अनकंफर्टेबल बन जाओगे। मतलब आपके अंदर बेचैनी आ जाएगी, आपको थोड़ी घबराहट लगेगी, आपको मजा नहीं आएगा। तो 1 घंटा जो है वो
आइडियल है 1 घंटे तक हम सबको रोज सुबह में उठ के, और जितना अर्ली मॉर्निंग हो सकता है उससे बढ़िया कुछ नहीं। सुबह में 5 बजे उठ के बैठ जाओ, 5 से 6 1 घंटा थ्री स्टेप कर लो। उसके बाद में फिर जो करना है वो आप कर सकते हैं। The purpose of doing this consciously for 1 hour is to make firm or develop the new tissues and muscles that come into play when you shift from wrong breathing to rhythmic 3 step breathing. तो वो कहते हैं कि क्यों ये करना है, तो अगर 1 घंटे हम रोजाना ये करते हैं तो हमारे अंदर यहाँ नए टिश्यूज डेवलप होंगे। ये जो यहाँ इंटरकॉस्टल मसल्स है, यहाँ चेस्ट के जो मसल्स है, वो उसको अंदर उसके जो टिश्यूज है उसको जरा रीजनरेट करना पड़ेगा उसको, क्यों, ताकि वो 1 घंटे तक वो जो श्वास आ रहा है वो जा रहा है, इसे छाती ऊपर नीचे होती है, तो ये मसल्स उस सबको सहन कर सके। इसीलिए 1 घंटे का इसका अभ्यास करना है ताकि हमारे अंदर मसल्स और टिश्यूज नए डेवलप हो सके। Some of you must be doing it at different times and many times a day. तो कुछ कोई लोग अभी तो 3 स्टेप बहुत सारे लोग करने लगे हैं, और कई लोग दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं। ये तो 88 की बात है, उस समय बहुत कम लोग करते थे। लोग को इंस्पायर करना बहुत मुश्किल था उस समय। Today I am giving you the secret of 3 step rhythmic breathing to be able to do all the 24 hours of the day. अब यही तो हमारी इच्छा है, कितने सालों से सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारा 3 स्टेप बढ़े, 24 घंटा हमारा 3 स्टेप चलता रहा है। पर वो किस तरह, तो कहते हैं कि इसका एक सीक्रेट है, वो अगर मैं बताऊंगा और इस तरह आप फॉलो करेंगे तो आपका हो सकता है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग 24 घंटा धीरे धीरे करके आपका चालू हो जाए। But for this, conscious practice for 1 hour at a stretch is very essential. तो वो टेक्निक वो जो बताने वाले हैं, जो सीक्रेट बताने वाले हैं, उससे पहले वो कहते हैं कि आपको 1 घंटे तक ये 3 स्टेप का अभ्यास कर लेना चाहिए, उसके बाद में ही वो उसकी टेक्निक बताने वाले हैं। सो फर्स्ट कम टू दिस कॉन्शियस 1 आवर, ठीक है। तो अभी तो हम पेपर पढ़ते हैं, उसमें टेक्निक भी देख लेंगे, पर जो लोग 1 घंटे तक नहीं पहुंचे हैं तो पहले कम से कम इसका 1 घंटे तक अभ्यास कर ले, उसके बाद में ये जो टेक्निक बताने वाले हैं उसको फॉलो करना है। एनी प्रोसेस टू बी फॉर 24 आवर हैज टू बिकम नेचुरल। तो अगर कोई 24 घंटे की क्रिया है वो नेचुरल अगर होगी तो ही होगी। जैसे कि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है तो वो 24 घंटा चल रहा है, हार्ट बीट से हार्ट का पंपिंग है, वो सब 24 घंटा, तो वो क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में काम कर रहा है तो इसीलिए वो 24 घंटे हो सकते हैं। तो श्वास को भी हमें इसी तरह रिदमिक ब्रीदिंग कॉन्शियसली धीरे धीरे बनाना है। नेचुरल मीन्स दैट विच नीड्स नो कॉन्शियस अटेंशन nor conscious effort and goes on without your knowledge in spite of your knowledge। तो कहते हैं कि ये जो मतलब क्या है कि भाई नेचुरल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो ध्यान देके करना पड़ता है तो अभी वो नेचुरल बना नहीं है। अभी हम 3 स्टेप करते हैं तो हमें अटेंशन से उसको पकड़ के रखना पड़ता है, तो मतलब कि हमारा अभी नेचुरल 3 स्टेप नहीं हो रहा है, हमें अटेंशन को लगाना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जो एक नेचुरल चीज है उसके अंदर ना अटेंशन की जरूरत है, ना ये कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है, या ना तो आपका नॉलेज की जरूरत है, आपका आपके जान में भी नहीं है और वो हो रहा है। तो वही चीज ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के लिए भी आगे जरूरी है। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट बीट्स इज नेचुरल। तो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट्स, ये सब नेचुरली होता रहता है। बट ब्रीदिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट इन द सेम कैटेगरी। ब्रीदिंग ऐसा नहीं है, हार्ट से हार्ट का जो हार्ट बीट से या सर्कुलेशन जिस तरह चल रहा है, ब्रीदिंग ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो कुछ हद तक वॉलंटरी है, कुछ हद तक इनवॉलंटरी है, ज्यादातर तो इनवॉलंटरी है।
पर उसके ऊपर हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, तो थोड़ा वो इनवॉलंटरी भी है। पर जो सर्कुलेशन वगैरह है उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्योरली वॉलंटरी है, वो अपना काम करता, वो इनवॉलंटरी है, वो अपने आप में काम करता रहता है। Even our present wrong breathing, because in circulation or heartbeat, the process is beyond the threshold of our awareness, and their behavior is beyond our control. तो ये जो सर्कुलेशन या हार्ट बीट है वो हमारे अवेयरनेस का दायरा जो है उससे परे है। हमें पता भी नहीं चल रहा है अंदर की इस तरह सर्कुलेशन हो रहा है, इस तरह हार्ट पंपिंग कर रहा है, तो वो हमारे जागृति के दायरे के बाहर की चीज है और हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है। उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, सर्कुलेशन के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, हार्ट बीट के ऊपर हम कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। That is why there are innumerable types of breathing exercise and some done under the false name of pranayam. तो ये जो श्वास की जो थोड़ा एक ऐसा है कि जो उसके ऊपर हम थोड़ा काबू ले सकते हैं, इसीलिए बहुत तरह के प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेवलप बाद में हुए हैं। और उसको फॉल्स मतलब कि गलत रूप से उसको प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि प्राणायाम की तावरिया जी की अपनी डेफिनेशन अपनी अलग ही थी, प्राण का आयाम। और ये जो हम जो कर रहे हैं वो तो श्वासायाम है, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, वो प्राणायाम नहीं है। वो प्राणायाम हम कहते हैं पर एक्चुअली प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम अलग है, जो एस्ट्रल के अंदर प्राण आता है जाता है, उसके ऊपर जब आप कंट्रोल करते हैं तो उसको प्राणायाम कहा जाता है। पर अब तो हमें ना एस्ट्रल का पता है, ना अंदर प्राण आता है जाता है उसका कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो प्राणायाम हम करते ही नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो श्वासायाम है, मतलब श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। But any process can be continuous for 24 hours to become natural, that is without conscious attention or conscious effort. तो आगे उन्होंने कहा इसी तरह कि भाई अगर वो नेचुरल उसको बनाना है तो उसके अंदर अटेंशन और एफर्ट की जरूरत नहीं है, वो इतना नेचुरल हो जाए। जैसे हमारा अभी गलत श्वास चल रहा है तो ना हम अटेंशन देते हैं ना हम एफर्ट करते हैं, नींद में भी चल रहा है गलत श्वास तो वहाँ कोई अटेंशन नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, दिन भर में भी वो चल रहा है तो वहाँ भी कोई एफर्ट नहीं है, अटेंशन नहीं है। पर वो अगर गलत है तो वो नेचुरल नहीं है। और जो नेचुरल है वो चौबीसों घंटों चल सकती है। नेचुरल को कोई फिर टाइम का कोई सवाल पैदा नहीं होता है ना। द वेरियस ब्रीदिंग एंड प्राणायाम आर नॉट नेचुरल। जो प्राणायाम करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं वो नेचुरल नहीं है। क्यों? फॉर दे आर मियर एक्सरसाइजेस एंड कैन नॉट बी डन फॉर 24 आवर्स। जो चीज 24 घंटे नहीं कर सकते वो नेचुरल है नहीं, वो बनी बनाई हुई है, आर्टिफिशियल है। तो हमारे बहुत सारे प्राणायाम जो है वो आर्टिफिशियल है, बने बनाए हैं। हालांकि उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं, वो गलत है ऐसा नहीं कहने का मतलब है। पर जो प्राण जो है वो अलग ही चीज है, प्राणायाम अलग चीज है। और थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ऐसी चीज है हम चौबीसों घंटों कर सकते हैं, क्योंकि चौबीसों घंटों हमारा श्वास चल रहा है, उसको ही हम रिदम में डाल ले आते हैं, तो वो रिदमिक ब्रीदिंग हो जाएगा और 24 घंटे के लिए हो जाएगा। हियर वी आर नॉट एग्जामिनिंग गुड और बैड इफेक्ट्स ऑफ सच ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम। तो ये पेपर जो उन्हें लिखा है उसमें उसको उसमें वो पढ़ने वाले नहीं है, उसमें नहीं जाते हैं कि ये प्राणायाम गलत है या सही है, उससे क्या फायदा है नहीं फायदा है। उनका हेतु तो यहाँ थ्री स्टेप के ऊपर फोकस करना है और थ्री स्टेप से हमें क्या फायदा होता है वही बताना है। We are here to know and establish a method to make rhythmic breathing process natural as our present wrong breathing. That is, to be able to carry out for all 24 hours without any conscious attention or conscious effort. तो यहाँ जो उनको जो बात करनी है वो वही बात करनी है कि भाई किस तरह हम थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को 24 घंटे के लिए एस्टेब्लिश कर सके और उसको नेचुरल बना सके। जिस तरह अभी हमारा रॉन्ग ब्रीदिंग भी हमारा चालू है, चौबीसों घंटे हो रहा है, इसी तरह हमारा रिदमिक ब्रीदिंग भी चौबीसों घंटों
होना चाहिए। और वहाँ फिर ऐसा आएगा, अभी तो हम करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें अटेंशन, कॉन्शियसनेस ये सब लाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि अगर एक बार 24 घंटों बैठ जाता है तो वहाँ कोई अटेंशन की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। ये एफर्ट्स के बारे में मुझे एक बार याद आती है कि आ, आप लोगों ने विमला ताई का नाम तो सुना होगा। तो बहुत साल पहले मैंने उनको शायद 88 में या कुछ एक लेटर लिखा, 88 नहीं, 92 3 में एक लेटर लिखा था। और उसमें मैंने उसको उनको एफर्ट के बारे में बताया कि एफर्टलेसनेस क्या है करके। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि एफर्ट डज नॉट कम बाय गिविंग अप एफर्ट्स। अब लोग एफर्टलेसनेस का मतलब क्या समझते हैं कि भाई एफर्ट ही नहीं करना है। एफर्ट नहीं करना वो एफर्टलेसनेस नहीं है। तो यहाँ ये कहती है कि एफर्ट डज नॉट कम बाय गिविंग अप एफर्ट्स। गिविंग, अगर एफर्ट्स को छोड़ देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्टलेस हो गए। इट कम्स व्हेन एफर्ट्स बिकम अननेसेसरी। अब जब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है एफर्ट्स की, वो नेचुरल हो गया, अभी वहां कोई एफर्ट डालना ही नहीं है। तो जब हमारा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एफर्ट लेस हो जाएगा, वहां कोई एफर्ट्स की न जरूरत है न अटेंशन की जरूरत है, तब वो 24 घंटे अपने आप में चलने लगेगा। Those of you who have to come to 1 hour at a stretch of 3 स्टेप rhythmic breathing can only follow this practice। ये स्ट्रिक्टली ये बताते हैं। अभी हम इतने सारे सुनने वाले हैं, उसमें से हो सकता है कई लोग ये 1 घंटा नहीं भी करते होंगे। वो बोलते हैं कि पहले ये तो एक जरूरी है ही कि आप धीरे धीरे करके 1 घंटे के ऊपर तो पहुंच ही जाओ, उसके बाद में ही ये जो कुछ बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। Otherwise, sorry, others will have to wait till they also come to 1 hour। तो दूसरों को अभी अ, रुकना पड़ेगा कि भाई सब लोग एक साथ में अगर 1 घंटे के ऊपर आते हैं तो आगे की प्रैक्टिस सब कर सके। पर अभी तो ये सवाल नहीं है, हमें इंडिविजुअली सबको एफर्ट्स करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी 1 घंटे के ऊपर आ जाना पड़ेगा। यहाँ टाइम की बात नहीं है। कई लोग बोलेंगे अरे 1 घंटा कहाँ से लाएंगे, फिर इसमें फिर रिफाइनिंग भी करनी है और भी प्रोग्रेस करना है, कुछ लोग फेस भी करते हैं, तो 1 घंटा कहाँ से निकालेंगे। समय के कभी समय का प्रश्न ही नहीं होता है। जब अंदर एक इच्छा जागती है और एक संकल्प बनता है तो और आदमी रात को 3 बजे उठ के भी कर लेता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता समय का साधना के लिए। जिसका एक जिसकी विल वीक है वही समय की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज एंड मसल्स इज वेरी नेसेसरी। तो यहाँ ये मसल्स नए बनने चाहिए, वो बहुत जरूरी है और वो 1 घंटे की प्रैक्टिस से ही होगे। नाउ रीड एवरी वर्ड केयरफुली। देखो अभी कहते हैं कि बहुत सोच समझ के ये सब अभी समझो तुम क्या करना है आगे। एट नाइट, एट बेड टाइम, laying in bed, about to fall asleep, this practice is to be carried out and done regularly। तो अब कब करना है वो जो प्रैक्टिस बताएंगे वो, तो रात को सोते समय, आप जब रात को सोते हैं, आप सो भी गए हो हैं और नींद आने वाली है, उसी दौरान ये जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। फिर ब्रैकेट में दोज ऑफ यू हु आर ट्राइंग फॉर कॉन्शियस स्लीप, प्लीज डिसकंटिन्यू टिल दिस ब्रीदिंग इज एस्टेब्लिश। तो कहते हैं कि जो लोग रात को कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस करते हैं तो अभी अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो उसको डिसकंटिन्यू करें। पर ये कॉन्शियस स्लीप की बात अलग है, हम जो सुबह में वो जो कैसेट लगा के करते हैं वो कॉन्शियस स्लीप की यहाँ बात नहीं है। उन्होंने एक दूसरी कॉन्शियस स्लीप दी है कि रात को सोते समय करनी है, मतलब शरीर सो रहा है और हमारी जागृति बनी रहे, उसके लिए एक अलग का कॉन्शियस स्लीप की एक है। वो कई लोग रात को करते हैं तो बोलते हैं कि जब ये प्रैक्टिस करोगे आप तो उसको भी बंद कर देना। प्लीज रिमेंबर 7 - 1 is 0 and not 6
फॉर दिस प्रैक्टिस। तो ये रोजाना पड़ेगा, रोजाना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज नींद आ गई अभी आज तो चलो जल्दी सो जाओ करके, नहीं, रोज रात को सोते समय उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जागना है उसमें और कुछ देर तक जागते रहना है, बस खाली जब तक नींद आती है तब तक ये टेक्निक को फॉलो ही करना है। टू मेक अवर टू मेक or establish a process and make it natural so that it can go on naturally without the least attention or effort requires that such a process is first registered। तो इसको इस तरह करना है आराम से, तो ज़्यादा अटेंशन लगाने की भी नहीं ज़रूरत है, ना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल फॉर्म के अंदर उसको करना है। तो वो जो पहली प्रक्रिया है वो रजिस्टर की है, रजिस्ट्रेशन। तो कहीं रजिस्ट्रेशन ये थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो रिदम में श्वास रात को हम लेते हैं छोड़ते, इसका कहीं रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कहाँ रजिस्ट्रेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन, वो आगे बताने वाले हैं। When and how it is registered? The rear brain, science calls the unconscious. We call it the memory pool where millions and millions of memory patterns are held। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? रजिस्ट्रेशन मतलब कि थ्री स्टेप चल रहा है, जो रिदम चल रही है, इस तरह का जो श्वास चल रहा है, उसकी एक इसकी जो पैटर्न है उसको कहीं रजिस्टर करनी है। तो वो कहाँ करनी है? यहाँ रियर ब्रेन, पीछे वाला जो हिस्सा है मगज का, दिमाग का, वहाँ, और जिसको साइंस अनकॉन्शियस कहते हैं। तो वो जो अनकॉन्शियस पार्ट है, और तावरिया जी उसको मेमोरी पुल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस जन्म की जो सारी जो मेमोरी है, सारी जो स्मृति है, वो यहाँ पीछे पड़ी रहती है एक जगह, उसको वो मेमोरी पूल कहते हैं। और न कि एक इस जन्म की, पर जन्मों जन्म की मेमोरी हमारे अंदर सुसुप्त अवस्था के अंदर रहती है। तो ये जो जगह है, ये जो साइंस का अनकॉन्शियस या फिर उनका जो मेमोरी पूल, कि जहाँ और बहुत सारी मेमोरी पैटर्न्स पड़ी हुई है, हमारी जो बचपन से लेके आज तक की जितनी सारी जो मेमोरीज है, मेमोरी पैटर्न्स है, मेमोरी नहीं पर मेमोरी पैटर्न्स, वो यहाँ पड़ी हुई होती है। द प्रॉपर मेथड इज टू रजिस्टर in this unconscious, but we have to register consciously this process, and the method is a new memory pattern। तो अनकॉन्शियस में इसको रजिस्टर करना है, पर कॉन्शियसली करना है। एरिया जो है वो अनकॉन्शियस है, पर हम जो डालेंगे वो कॉन्शियसली धीरे से उसके अंदर डालना है, और उसको एक नई मेमोरी पैटर्न बनाना है। देखो ये बहुत अगत्य की बात है कि थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को 24 घंटा चलाने के लिए अगर वो मेमोरी पैटर्न नहीं बनती है तो 24 घंटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी पैटर्न ऐसी चीज है वो उसको कंटिन्यू अपने आप में चलाता रहेगा। अगर मेमोरी पैटर्न नहीं बनती है तो हमें बार बार याद करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा, वो भूल जाएंगे, फिर से कुछ म्यूजिक लगाना पड़ेगा, इस तरह ये सब करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हमारी वो सही ढंग में मेमोरी पैटर्न नहीं बनी, समझे ना? तो मेमोरी पैटर्न बनाना इसको जरूरी है। और मेमोरी मेमोरी कोई भी चीज की मेमोरी पैटर्न एक ही इससे बनती है कि उसको अनकॉन्शियस तक ले जाना पड़ता है। अगर वो चीज अनकॉन्शियस में चली जाती है तो वो फिर मेमोरी पैटर्न होती है। तो हमारे अंदर हजारों लाखों मेमोरी पैटर्न है और वहां सब पड़ी है। जैसे कि एक आदमी को बार बार गुस्सा आ जाता है तो उसकी एक पैटर्न हो गई, या एक आदमी बार बार झूठी बोलता रहता है तो इसकी एक पैटर्न हो गई, फिर वो तो अनकॉन्शियसली करेगा। वो झूठ बोल रहा है इसको पता भी नहीं लगेगा और वो झूठ बोल देगा, क्योंकि उसकी एक पैटर्न हो जाती है। तो हम सजग अवस्था में जी नहीं रहे हैं, तो इस तरह बहुत गलत पैटर्न हमारे अंदर बन जाती है, और वो पैटर्न ही फिर हमें चलाती रहती है। वो पैटर्न से हम जीते हैं, कामकाज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ एक हमें नई पैटर्न बनानी है, और उसको ये पैटर्न क्या है? ये रिदमिक ब्रीदिंग की मेमोरी पैटर्न। Remember, we register birth, death, marriage, and we register important documents
To register is to maintain permanently record. तो जैसे कि भाई अभी आजकल तो कंपलसरी हो गया, हर चीज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बच्चा घर में जन्म लेता है या फिर कोई गुजर जाता है या शादी वगैरह होता है, सबका रजिस्ट्रेशन इसकी ऑफिस में कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है कि ये बच्चा कब जन्म हुआ था, तो वो 50 साल के बाद भी आपको मिलेगा इसका रिकॉर्ड। तो एक परमानेंट रिकॉर्ड के लिए जो चीज करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। परमानेंट इन द सेंस दैट यू विल बी एबल टू rhythmically breathe automatically in your next life even without being shown। तो परमानेंटली का मतलब इस जन्म का नहीं, उन्होंने तो अगले जन्म का भी बता दिया कि ये इस तरह परमानेंट हो गई है कि अगर एक बार ये मेमोरी पैटर्न बन गई तो इस जन्म में तो काम लगेगी, अगले जन्म में भी आपको अगर कोई 3 स्टेप नहीं सिखाता है तो भी अपने आप में बचपन से ये चालू हो जाएगा। देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है मेमोरी पैटर्न बनाना, खाली इस जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्म तक हम काम लगेगी। तो बहुत कॉन्शियसली इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको एक बार रजिस्टर कर देना किसी तरह भी, वो जरूरी है। तो रजिस्टर इज इम्पोर्टेंट। रजिस्टर हम बात कर रहे थे ये रजिस्ट्रेशन की, ये रिदमिक ब्रीदिंग है, वो रजिस्टर हो जानी चाहिए हमारे अंदर। अब आगे क्या कहते हैं, नाउ हाउ शैल वी रजिस्टर ए प्रोसेस इन द अनकॉन्शियस बट कॉन्शियसली सो दैट इट इज रजिस्टर्ड एज ए नेचुरल प्रोसेस। तो कहते हैं कि अभी ये रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाए, अनकॉन्शियस के अंदर कॉन्शियसली रजिस्ट्रेशन करना है ताकि वो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाए। ये जो हमारा रिदमिक ब्रीदिंग है उसको अगर 24 घंटे के लिए करना है तो उसकी मेमोरी पैटर्न बनानी पड़ेगी और वो मेमोरी पैटर्न के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कॉन्शियसली अनकॉन्शियस में करना पड़ेगा। तो क्या करना है रजिस्ट्रेशन में, we register consciously in the unconscious when we are ourselves about to enter the unconscious stage, that is at bedtime, about to sleep and lying in bed। तो फिर से वही बात है कि अनकॉन्शियस के अंदर कॉन्शियसली उसको डालना है, कब करना है कि अबाउट टू एंटर द अनकॉन्शियस स्टेट एट बेड टाइम। तो जब नींद आ रही है उस समय ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस तो अभी नहीं बताई है पर कब करनी है, जब अभी नींद आ रही है, आपने आराम से सो गए हैं आप और अभी आपको नींद आ रही है, उस दौरान आपको थोड़ा सा जागृत रह के ये एक कुछ प्रोसेस करनी है। ब्रीदिंग इज होली डिपेंडेंट ऑन डायफ्राम एंड इट्स मूवमेंट। अब ब्रीदिंग का बेस क्या है, हम श्वासोच्छ्वास कैसे कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा इसका साइंस समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो डायफ्राम हमारे अंदर है, डायफ्राम यहाँ हमारे पेट के अंदर है, वो ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से हमारा श्वास का आना जाना होता है। तो जब डायफ्राम नीचे जाता है तब ये केविटी खुलती है और श्वास अपने आप में अंदर चला जाता है, हम श्वास लेने की जरूरत नहीं है। जो रॉन्ग ब्रीदिंग है उसमें तो डायफ्राम नीचे गया, श्वास अपने आप में अंदर चली गई, डायफ्राम ऊपर आके थोड़ा लंग्स को प्रेस करता है तो श्वास अपने आप में फिर निकल जाती है। तो एक ये कुदरती प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जो 24 घंटे नींद में भी चालू रहती है और उसका जो कंट्रोल है वो ब्रेन से उसके सिग्नल मिलते रहते हैं, वो सिग्नल के मुताबिक डायफ्राम काम करता रहता है 24 घंटों। तो हमारा ब्रीदिंग का जो बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो डायफ्राम है। Diaphragm is a very sensitive organ whose movements are affected by emotional and intellectual body-brain conditions, and in that case, its movements become irregular, and thus breathing becomes irregular.
and in turn the body brain system is affected by the irregular movements of the diaphragm. तो डायाफ्राम बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, सच में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर एक गलत विचार भी आता है तो डायाफ्राम के ऊपर असर पड़ती है, एक गलत इमोशंस भी आ गया तो उसकी इफेक्ट जो है उसके ऊपर पड़ती है। तो उससे उल्टा अगर डायाफ्राम को हम सही ढंग से चलाते हैं तो जो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल गलत इफेक्ट आती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ हेतु क्या है कि अभी डायाफ्राम जो है वो रिदम में नहीं चल रहा है, हमारा अभी जो श्वास गलत चल रहा है, मतलब डायाफ्राम भी गलत चल रहा है। अगर श्वास को डायाफ्राम को अगर सही ढंग से चलाना है तो श्वास को भी सही ढंग से चलाना पड़ेगा, पर बेस डायाफ्राम है तो हमें डायाफ्राम को यहाँ ट्रेनिंग देनी है। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में हमको क्या करना है और रात के समय जो टेक्निक अप्लाई करने वाले उसमें भी क्या करना है कि डायाफ्राम को एक पर्टिकुलर रिदम से हमको मूव करना है ताकि उसकी मेमोरी बन जाए और अनकॉन्शियस के अंदर चली जाए। तो डायाफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। Pulse is the index of heart condition and also indicates the state of conscious or front brain lobe. अभी जो हमारा जो हार्ट बीट चल रही है तो हमें पता है वो हार्ट बीट जो है वो पल्स जो है वो हार्ट की कंडीशन बताता है। अगर आपके पल्स बीट ज्यादा है 72 नॉर्मल होती है, इससे ज्यादा है तो मतलब कि अंदर कुछ टेंशन है, अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो हार्ट बीट्स आपका ज्यादा चलेगा। तो ये जो है वो एक दूसरा भी उसका पहलू है कि यहाँ का जो ब्रेन है उसको फ्रंट लोब कहते हैं और जिसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। यहाँ हमने देखा अनकॉन्शियस ब्रेन, यहाँ साइंस की भाषा में कॉन्शियस ब्रेन। जो तावरिया जी जो IESM सेंटर वाला जो एरिया है, रजिस्ट्रेशन एरिया, उसको कॉन्शियस ब्रेन साइंस में कहा जाता है। तो साइंस जो कॉन्शियस ब्रेन जो है वो भी ये हार्ट की कंडीशन को इंडिकेट करता रहता है, क्योंकि जैसे हमने कुछ देख लिया तो तुरंत हार्ट की बीट के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। जैसे कि हमने कोई डरावनी चीज देख ली तो हार्ट बीट बंद एकदम फास्ट हो जाएंगे, कोई अच्छी सी चीज देख ली तो हार्ट बीट थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये फ्रंट लोब जो है वो भी हार्ट की कंडीशन बताता है। In fact, the diaphragm, the heart and the pulse beat and the conscious front brain intricately interconnect, one affecting the other. तो ये चारों चीज जो है कि कौन सी चार चीज, डायाफ्राम, हार्ट, पल्स बीट और ये जो आगे वाला कॉन्शियस ब्रेन, वो सब अंदर अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक की कोई नेगेटिव असर दूसरे के ऊपर भी पड़ती है और एक की कोई शुभ असर है वो भी दूसरे पर पड़ती है। तो अगर एक शुभ असर आई तो सबके अंदर शुभ असर आएगी और एक नेगेटिव असर आई तो सबके अंदर नेगेटिव असर आ जाएगी। In ancient yoga practices, it was observed that breaths and thoughts were related. तो जैसे हमने शुरू में बात कर ली थी कि भाई श्वास और विचार उनका दोनों का बहुत गहरा संबंध है और हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन लोगों को पता था कि भाई श्वास जब बिगड़ता है तो ये हमारा जो मन है, और अगर श्वास को ठीक कर लिया तो मन को भी हम ठीक कर सकते हैं, विचारों को भी ठीक कर सकते हैं। तो श्वास और विचार इंटर रिलेटेड है। From this flowed the ancient knowledge called Swarnadi Shastra, the relation between breath and pulse. तो उसके ऊपर से जो विज्ञान आया वो उसको स्वर नाड़ी शास्त्र कहते हैं। स्वर मतलब ब्रेथ और नाड़ी मतलब कि ये जो हमारा जो पल्स है वो नाड़ी वो पल्स है। तो स्वर नाड़ी शास्त्र मतलब कि श्वास और नाड़ी का जो शास्त्र बना उसको स्वर नाड़ी शास्त्र कहते हैं। वो एंशियंट टाइम से चला आता है। उन लोगों ने जो रिसर्च किया था श्वास के ऊपर, पल्स बीट्स के ऊपर, विचारों के ऊपर और जो देखा था उसके ऊपर से उन्होंने एक साइंस बनाया, वो स्वर नाड़ी शास्त्र।
as the thoughts were, it affected the state of breath and vice versa. जैसा थॉट चल रहा है ऐसा उसकी असर विचारों के ऊपर आए, श्वास के ऊपर आएगी और वाइस वैसा वर्षा, मतलब जैसा आपका श्वास चल रहा है ऐसा आपका विचार बनेगा। अगर श्वास में रिदम नहीं है, श्वास केओटिक है और श्वास बहुत फास्ट चल रहा है, तो आपके अंदर विचार भी बहुत सारे चलेंगे, इमोशनल स्टेट आपका एकदम डामाडोल रहेगा। हम देखते हैं ना कि भाई गुस्सा आ गया तो जो विचार बनते हैं गुस्से के कारण, तो हमारा श्वास भी कैसा हो जाता है, एकदम फास्ट हो जाता है, 36 तक पहुंच जाता है श्वास हमारा। तो श्वास और इस तरह ये दोनों को विचारों को गहरा संबंध है। It was also observed that breath could be from 4 to 21 fingers short or long. अब इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया, फिर देखा कि अगर एक कंडीशन है उसमें श्वास कैसा चल रहा है, तो भाई अंदर कुछ गड़बड़ है तो कितना कैसा श्वास कितना लंबा चल रहा है, तो ये ऐसे यहाँ से नापते हैं कि 4 एंगल है, 8 एंगल है, 16 एंगल है, तो बोलते हैं कि 4 से 21 एंगल तक श्वास लंबा या छोटा हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन अपनी माइंड की कंडीशन के ऊपर। दैट इट कुड बी हॉट और कोल्ड, तो लंबा है हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है। दैट इट कुड बी मॉइस्ट और ड्राई, तो वो अगर सूखा भी है या गीला है। इट कुड बी फ्रॉम 14 to 36 breath a minute। तो कहते हैं कि एक मिनट में 14 से 36 श्वास तक ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये उसका श्वास का ये उन लोगों का ऑब्जर्वेशन था और निरीक्षण से ये सब ढूंढा था कि श्वास कैसा चल रहा है और अकॉर्डिंगली माइंड किस तरह चल रहा है। जब श्वास ऐसा है तो माइंड कैसा है, श्वास अगर थोड़ा ठीक है तो माइंड कैसा है। तो बहुत गहरा रिसर्च किया और वो स्वर नाड़ी शास्त्र है। Besides, it could flow only from left or right nostril for period longer than 1.5 hours in each nostril, as it otherwise should be। तो कहते हैं कि राइट नोस्ट्रियल में और लेफ्ट नोस्ट्रिल में दोनों में से एक में से श्वास चलता रहता है, दोनों में से हम नहीं चलते। ये भी हमारी एक मिथ्या मान्यता है कि हमारा श्वास दोनों में से चल रहा है। श्वास वैसे दोनों में से आता जाता है, पर एक में से ज्यादा हमेशा आता है और एक में से कम आता है। तो या तो राइट में ज्यादा चलेगा तो लेफ्ट में कम चलेगा, या लेफ्ट में कम चलेगा तो राइट में ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ब्रीदिंग इस तरह चलता है, पर वो 1.5 घंटे से लंबा चलता है, हालांकि 1.5 घंटा ही चलना चाहिए। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। अभी थोड़ी 10-12 मिनट है, पर कुछ मैसेज आ रहा है कि कनेक्शन में कुछ तकलीफ है, तो पता नहीं, जब तक चलता है चलाते हैं, अगर बंद हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट संडे मिलेंगे। अभी इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। સુરત થી રાજુ દેસાઈ વાત કરું છું સાહેબ। हाँ हाँ बोलो बोलो। આપણે જે સાહેબે 1 કલાકની જે PSRB ની પ્રેક્ટિસ કરવાની કીધી કોન્શિયસલી, હવે આપણે ગાયત્રી ધારો કે 1 કે 2 માળા કરીએ છીએ તો એ PSRB ની પ્રેક્ટિસ કરેલી કહેવાય? હા, આપણે જ્યારે એને મનમાં કરતા હોઈએ છીએ, મતલબ કે આપણે બોલીને નથી કરતા, મતલબ શ્વાસ આપણો હૃદયમાં ચાલે છે અને મનમાં કરીએ છીએ, તો એને આપણે ગણી શકીએ। ગણી શકાય ને? હા, કારણ કે આપણે તો મસલ્સ તો ટ્રેન કરવાના છે, તો એમાં બી મસલ્સ તો ટ્રેન થવાના જ છે। જી જી જી। હા, તો રાજુભાઈનો તો સવાલ આવી ગયો, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? દાદા સાહેબ, આપે કીધું કે 4 વસ્તુ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે। હા, તો એ 4 વસ્તુમાં એક તો ડાયાફ્રામ થયું। હા, ડાયાફ્રામ, હાર્ટ, પલ્સ અને કોન્શિયસ ફ્રન્ટ બ્રેન। ઓકે, એટલે હાર્ટ છે પછી ચોથું। હા,
હાર્ટ અને હાર્ટબીટ બંને છે. હાર્ટ અને હાર્ટબીટ બંને છે, તો એ બંને કેવી રીતે ગણાય દારા સાહેબ? એટલે હાર્ટના પલ્સ બીટ તો છે, પણ હાર્ટનું ફંક્શન તરીકે સર્ક્યુલેશન છે ને, એટલે સર્ક્યુલેશન ને આપણે હાર્ટની અંદર, કારણ કે જ્યારે ઇમોશનલ ડિસ્ટર્બન્સ આવે ત્યારે આપણું સર્ક્યુલેશન બી ફાસ્ટ થઈ જાય. આપણને દાખલા તરીકે ગુસ્સો આવે તો આપણો ચહેરો લાલ થઈ જાય, આપણને જે બધા સિમ્પટોમ્સ આવે ને, તો એ હાર્ટ એટલે ત્યાં આગળ એક સર્ક્યુલેશન ની વાત છે, અને બીજું બીટ્સ એટલે પમ્પિંગ ની વાત છે. અચ્છા અચ્છા. એટલે આમ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, પણ એ બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, એટલે આમ બહુ ડિફરન્શિએટ આપણે કરવું જરાક મુશ્કેલ છે, છતાં એ અલગ તો છે. Sir, can you repeat once, sir? Can you हाँ repeat बोलो, once? कौन? Diaphragm, वीना. हाँ Diaphragm. बोलिए. आप एक बार beat repeat. डायफ्राम, हार्ट, पल्स बीट एंड कॉन्शियस फ्रंट ब्रेन. Pulse. Okay, pulse beat. Okay. हाँ, पल्स बीट and कॉन्शियस फ्रंट ब्रेन, ये जो हमारा फ्रंट ब्रेन है ना, yes, उसको साइंस कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं. फ्रंट में ये जो हमारे जो आगे जो है ब्रेन, उसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं. okay. तो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कॉन्शियस ब्रेन से कुछ डरावनी चीज देखते हैं तो हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, हमारा डायफ्राम फास्ट चलने लगता है, इसकी वजह से श्वास भी चलने लगता है, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है. हमारा पल्स बीट बढ़ जाता है. तो ये चारों चीज फ्रंट लोब से लेके चारों चीज इंटरकनेक्टेड है. Thank you. ओके. હેલો. હા બોલો. હેલો. હા દારા સર, મિહિર બોલું અમદાવાદથી. હા હા સર, હું 3SRB અને રિફાઇનિંગ કરું છું, તો પલ્સ બીટ વધી જાય છે, તો આ નોર્મલ છે કે 100 સુધી જતા રહે છે સર પલ્સ બીટ? 100 સુધી જાય તો થોડુંક પ્રોબ્લેમ કહેવાય. બાકી પલ્સ બીટ શરૂઆતમાં વધે તો ખરા, પણ હવે એટલા બધા, તો એનો અર્થ એ કે તમે જરાક જે વધારે પડતી ફોર્સફુલી એક્સરસાઇઝ કરો છો. તમે કોઈની પાસે એક્સરસાઇઝ ચેક કરાવો, અને એક્સરસાઇઝ બહુ રિલેક્સ રહીને કરો, એની અંદર એક્ઝર્શન ના આપો. એક્સરસાઇઝ તમે એક્ઝર્શન થી કરતા હશો એટલે આટલા બધા હાર્ટબીટ તમારા વધી જાય છે. એકદમ આરામથી રિલેક્સ મેનર ની અંદર, ભલે 36 પર શ્વાસ તો લેવાનો, પણ આરામથી રિલેક્સ મેનર ની અંદર શ્વાસ લેવાનો અને છોડવાનો. તો એટલા બધા શ્વાસ તમારા વધશે નહીં, એટલા વધવા નહીં જોઈએ, એટલા આપણા હાર્ટબીટ. હાર્ટબીટ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સર. ઓકે. या कोई ने कहीं? આમાંથી એક કલાક સુધી પ્રેક્ટિસ કરનારા કેટલા હશે? હા, 40-45 જણાએ જોડાયા હતા, પણ આમાંથી મને ડાઉટ છે કે 1 કલાક દીઠ કોન્શિયસ રીતે કરનારા કેટલા છે? હું કરું છું. તમે તો કરો છો, મને ખબર છે. હું સાહેબ 40 મિનિટ કરું છું. હા, તો હવે 7 પર પહોંચી જાઓ, પછી આ ટેકનિક એપ્લાય કરી શકશો. જી 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 સર, प्रयत्न करिए. सर मैं 1 महीने की टाइम में करना चाहूंगी, नेक्स्ट मंथ. जी, एक ही बैठक में एक ही टाइम में करना चाहिए, एट द स्ट्रेच. यस. તો દારા સાહેબ, ઉમેશ વાત કરું મુંબઈથી. હું રાતના ગેજેટ ચાલુ કરીને સુઈ જાઉં, TSRB મ્યુઝિક, તો એ સિસ્ટમ બરોબર છે કે નથી? ના ના, એ તો બેઝિક વસ્તુ છે, તો આપણે કરવાની જ છે. તો પહેલે દિવસે જયારે શીખવીએ છીએ ત્યારે જ કહીએ છીએ કે ભાઈ રાતના રોજ મ્યુઝિક મૂકીને સુઈ જાઓ. એ તો કરવાનું જ છે, પણ એની સાથે મતલબ નથી. આ 1 કલાક જે કોન્શિયસ કરવાની પ્રેક્ટિસ છે, એ તો બેઠા બેઠા કરવાનું છે. એ તમને ઊંઘ ના આવતી હોય ને 1 કલાક તમે કરી બી નાખો સુતા સુતા, એ વસ્તુ અલગ છે. આ તો બેઠા બેઠા તમારે 1 કલાક કરવી જોઈએ. પણ દારા સાહેબ, આમાં કોઈ કામ કરતા નહીં કે છાપું વાંચતા નહીં કે કરાય? એ ગણાય 1 કલાક? નહીં, બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં. આ એટ ધ સ્ટ્રેચ પ્યોર
એટેન્શનથી કરવાની પ્રેક્ટિસ છે. એ બધું પછી સાઈડની અંદર એ બધું તમારા એક્સ્ટ્રા એની અંદર આવશે. એ તમારું બોનસ તરીકે થશે. પણ 1 કલાક તો તમારે અને શાંતિથી બેસીને જેમ ધ્યાન કરતા હોય એ રીતના શાંતિથી કરવાનું છે. બરોબર અને છે. એટલા માટે જ કહું છું કે એનો પ્રિફરેબલ ટાઈમ 5 થી 6 નો છે. અને જો તમારે 5 વાગે આ કરવું હોય તો કમ્પલસરી રાતના વહેલું સૂતા તમે શીખશો. બીજું નહીં તો આપણને સવારે કોઈ ઉઠવાની જવાબદારી નથી હોતી. એટલે આપણે આરામથી 12 વાગ્યા સુધી મોબાઈલ લઈને ફાંફા માર્યા કરતા હોઈએ છીએ. પણ જો તમારી અંદર એક જવાબદારી આવશે, સંકલ્પ બનશે કે મારે 5 વાગે ઉઠીને કરવાનું જ છે, તો ઓટોમેટિક તમે વહેલું સૂતા પણ શીખશો. એટલે સરવાલે ફાયદો જ છે. જી થેન્ક યુ દારા સાહેબ, થેન્ક યુ. ओके ओके तो यहाँ अगर 6 थवाना जई रहा है, 6 बज रहे हैं, तो आप थोड़ा इस बारे में चिंतन करना, स्टेप आप किस तरह ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 1 कलाक 1 घंटे बैठ के किस तरह कर सकते हैं, उसका जरा प्लानिंग कर लेना. नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे, आगे कुछ और जानकारी लेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.